नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। आज हम आर्थिकी में आम बजट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 2026-27 का जो बजट आने वाला है वो 1 फरवरी को जारी होने वाला है। उस संबंध में हम लोग बात करेंगे। आप लोग हमेशा ये ध्यान में रखते होंगे कि बजट आने वाला है और देश की पूरी जनता की नज़र इस पर रहती है कि बजट में क्या होने वाला है। हर तबके के लोग अपने अपने हिसाब से बजट में अपने अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सरकार का उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। उसी उद्देश्य के मद्देनजर रखते हुए बनारस ग्लोबल टाइम्स भी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा शिक्षाप्रद जो वित्तीय जानकारी है वह आपको दे, ताकि आप बजट को ठीक से समझ सके। आम आदमी बजट को केवल क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सैलरी वर्ग के लोग इनकम टैक्स में क्या हुआ, और अर्थशास्त्री देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या हुआ। हर लोग अपने अपने नजरिए से इस बजट को देखते हैं। तो ये पहली बार होने जा रहा है कि रविवार को बजट पेश होने जा रहा है और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट को पेश करेंगी और इसमें हम लोगों को देखना है कि क्या क्या होने वाला है। उससे पहले हमको ये जानना है कि बजट को कैसे समझा जाए। बजट को समझने के लिए बजट में बहुत से टर्मिनोलॉजी होते हैं, उसके बारे में जानना। केवल ऊपर से लोग समझ के रह जाते हैं, उसके तकनीकी पक्षों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जबकि उनको तभी जानकारी पूरी मिल पाएगी जब तक उनको तकनीकी पक्ष की बारे में कुछ ज्ञान हो। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.K. पांडे जी। पांडे जी, आपका स्वागत है बनारस ग्लोबल टाइम्स के स्टूडियो में। और श्री पांडे जी एक आर्थिक विशेषज्ञ हैं और बजट के बारे में आपके पास अच्छा अध्ययन है और बजट के बारे में बहुत से बजट की समीक्षा इन्होंने की है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा पांडे जी कि ये आम बजट, केंद्रीय बजट, ये क्या है और यह कैसे तैयार होता है? धन्यवाद पाठक जी, आपका जो जेनरस इंट्रोडक्शन है ये इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। विशेषज्ञता बहुत ऊंची चीज है। हम लोग तो एक इसके विद्यार्थी हैं और यथासंभव हम लोग प्रयास करते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करने की और जो प्राप्त जानकारी है उसको लोगों के साथ पहुंचाने की। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में ये बोला है कि वित्तीय साक्षरता बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है, ये बिल्कुल सही बात है। वित्तीय साक्षरता बढ़नी चाहिए। जितना ही वित्तीय रूप से साक्षर होंगे हमारे देश के नागरिक, उतना देश के लिए अच्छा होता है। तो बजट चूंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी घटना है, एक ऐसी चीज है जिसका कि केवल अपने देश पर ही नहीं, आपको दुनिया के दूसरे देश भी इस पर नजर रखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और सीधा सीधा ये कहा जाए तो बजट किसी सरकार का विश लिस्ट नहीं है कि हमारी इच्छा ये है, हम ऐसा ऐसा ये करें। ये कई बार डैमेज कंट्रोल एफर्ट भी होता है, उनके विचारधारा को, उनकी सोच को भी प्रदर्शित करता है और अपने देश को ही नहीं पूरे दुनिया के अर्थ जगत में एक ये रिपल भेजता है। उदाहरण के तौर पर मैं केवल एक बात कहूं, तब मैं आपके मूल प्रश्न पर लौटना चाहूंगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम मैं आज इसलिए ले रहा हूं कि आजकल पूरी दुनिया में कहीं भी अर्थव्यवस्था, व्यापार की बात होती तो ट्रंप का नाम जरूर आना है, चाहे जियोपॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे ट्रेड का हो। अभी ट्रंप साहब ने एक अनाउंसमेंट किया कि अमेरिका का डिफेंस बजट में वो करीब करीब 65% की वृद्धि प्रस्तावित कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अमेरिका का बजट दुनिया का सबसे बड़ा बजट था, जो करीब करीब $900
बिलियन डॉलर का उनका बजट था। उसको उन्होंने प्रस्तावित किया है कि हम इस बजट को बढ़ा करके 1.5 ट्रिलियन करेंगे। हालांकि ये भी प्रस्ताव है, कांग्रेस ने इसको अप्रूव नहीं किया है, लेकिन केवल डोनाल्ड ट्रंप साहब के ये प्रस्ताव से, उनके इस विचार से ही दुनिया में जो डिफेंस के प्रोड्यूसर्स जो हैं, डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोड्यूसर्स जो कंपनीज हैं जो इस काम में लगे हैं, उनके शेयर प्राइसेस बढ़ने लगे। तो कहने का अभिप्राय है कि एक देश के बजट में सरकार ने कहा कि हम डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, तो उसका पूरे दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, और हो सकता है दुनिया के दूसरे देशों को भी ये प्रेरित करेगा, मतलब शक्ति संतुलन बनाने के लिए, अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए। मतलब कि हमारी सरकार भी इस पर ध्यान देगी। हमारी सरकार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को, इस मतलब जो महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ चाहे प्रतिस्पर्धा हो, चाहे अपनी सुरक्षा के लिए भी हो, उनको भी इस पर ध्यान देना होगा। तो यदि 65% का ग्रोथ बजट में डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, तो आप हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि दुनिया के अन्य देशों में भी कुछ न कुछ रक्षा बजट बढ़ेगा। तो मैं ये बात उदाहरण के तौर पर केवल इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी देश का बजट, भले ही उस देश का बजट हो, लेकिन पूरी दुनिया में अपना ये प्रभाव छोड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम आपके मूल प्रश्न पर लौटते हैं, जो आपने कहा कि बजट क्या है और बजट कैसे बनाया जाता है या कैसे तैयार किया जाता है। तो बोलचाल की भाषा में यदि हम लोग कहें तो बजट सरकार के आय और व्यय का एक तरह से कहा जाए लेखा जोखा है। लेकिन ये चूंकि आने वाले वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको ये कहेंगे कि एक सरकार का प्रोजेक्शन है कि आने वाले वर्ष में हम कहां से पैसे कमाएंगे और कहां पैसे खर्चा करेंगे। उसका जो एक स्टेटमेंट है, यही एक बजट है। अब ये जो तैयार कैसे होता है, दूसरा प्रश्न जहां तक ये है, तो ये बिल्कुल सरकार की प्राथमिकता, देश की प्राथमिकता, बजट बनाने वाले की अपनी सोच और बजट के बनाने की प्रक्रिया में शामिल, चूंकि बजट देश के लिए बनता है, निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी एक पार्टी की सरकार होती है, लेकिन उस पार्टी का बजट नहीं होता, उनकी सोच उसमें होती है। और बजट बनाने की प्रक्रिया में जो तमाम लोगों से सलाह मशवरे किए जाते हैं, वो हर एक फील्ड के अपने एक्सपर्ट्स लोग होते हैं। वो देश की जनमानस को, देश की अर्थव्यवस्था के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपने सुझाव देते हैं, और उन सभी सुझावों को समाहित करते हुए, जो समाहित करने लायक है, उनका जो निचोड़ है, जो देश के राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुकूल है, उनको शामिल करते हुए सरकार अपने बजट में उनको यथोचित स्थान देता है। लेकिन है केवल कहां से पैसा आएगा और कहां पर पैसा जाएगा, इसका एक स्टेटमेंट है जो सरकार संसद में पेश करती है, पास होता है, फिर देश में वो अगले वित्त वर्ष में लागू होता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब कि इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता है। किसी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य बजट में नहीं रहता। ये कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है, तो एक बात तो जरूर कहना होगा कि पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सैद्धांतिक रूप से सबका उद्देश्य है राष्ट्र का विकास करना, राष्ट्र को मजबूत बनाना, देश में महंगाई को कम करना, ब्याज दर को मैनेज करना, रोजगार बढ़ाना। ये तमाम हर व्यक्ति, हर पार्टी की सोच यही होती है। हाँ, उसको तरीके अलग अलग लोगों के हो सकते हैं, थोड़ा आर्थिक मामले में सोच अलग अलग हो सकती है। तो बिल्कुल इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते हैं कि राष्ट्रीय बजट में इस पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी सोच, उसकी विचारधारा इसमें झलकती है। ऐसा यदि कहें कि नहीं झलकती है तो ये उचित नहीं होगा, निश्चित रूप से ये झलकता है। ऐसा सुनने में आता है कि बजट में सबसे पहले मतलब जो खर्च वाले मद हैं उसको पहले तय किए जाते हैं, और इनकम वाले जो मद हैं उसके बारे में बाद में सोचा जाता है। मतलब कि पहले खर्चा बाद में इनकम, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। सरकारी बजट में पहले सरकार ये निर्धारित करती है कि हमको क्या क्या करना है, और फिर उसको करने के लिए जो संसाधन चाहिए हमको, वो संसाधन हम कहां से जुटाएंगे। तो इस तथ्य को यदि ध्यान में रखें, यदि फोकस करें, तो इसका अर्थ यही हुआ कि पहले आप खर्चा बताते हैं, फिर उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए साधन बताते हैं। तो ये सरकारी बजट
इसी तर्ज पर बनता है, चाहे वो किसी भी देश का क्यों न बने, चाहे वो विकासशील देश हो, विकसित देश हो, किसी भी देश का बजट सरकार को अपनी प्रायोरिटी के पहले तय करनी होती है कि हमको अभी क्या जरूरत है और उसके लिए कहाँ से संसाधन लाएंगे। एक चीज और सुनने में आता है, ये हलवा संस्कृति क्या होती है? हलवा संस्कृति तो एक कहा जाए ट्रेडिशन सा बना हुआ है, क्योंकि बजट एक गोपनीय दस्तावेज भी है जब तक ये सामान्य जनता के सामने प्रस्तुत न किया जाए। तो अपने हो सकता है ट्रेडिशन के हिसाब से कोई शुभ कार्य करने के लिए कुछ मीठा या कुछ हो, शायद वही कंसेप्ट रखा गया हो। और बजट के बनाने में, बजट को फाइनल करने में जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी, जो भी वर्कफोर्स उसमें इन्वॉल्व रहता है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि गोपनीयता भंग न हो। क्योंकि बजट में सरकार क्या करने जा रही है अगले साल, इसका यदि डिस्क्लोजर पहले से हो जाए तो ये शायद देश की अर्थव्यवस्था और सरकार की विश्वसनीयता के लिए अच्छी बात नहीं है। तो जो बजट के बनाने की प्रक्रिया में संलग्न जो कर्मचारी, अधिकारी या जो भी पर्सनल्स हैं, उनको एक तरह से कहा जाए थोड़े दिनों के लिए, एक्चुअली नजरबंद कहना तो उचित शब्द नहीं है, लेकिन उनको आम दुनिया से अलग थलग करके जब तक बजट का दस्तावेज पूरी तरह तैयार न हो जाए और जनता के सामने, मतलब संसद में उसको पेश न कर दिया जाए, तो शुरुआत करने के लिए शुभ के ट्रेडिशन में हलवा बनाया जाता हो, शायद हलवा संस्कृति के नाम पर चला जाने लगा, ट्रेडिशन के रूप में कायम है। आम बजट में तो बहुत कुछ बातें होती है, बहुत प्रावधान किए जाते हैं। तो आम जनता को बजट को ठीक से समझने के लिए उनको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि पाठक जी, आपने ये जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न वाकई आज की चर्चा का क्रक्स यही है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा कि हम वित्तीय साक्षरता बढ़ाना चाहते हैं। तो यही जो आपका प्रश्न है वो आज के पूरे चर्चा का मतलब पिवोट है, केंद्रीय बिंदु यही है। देखिए, बजट आमतौर पर जो हमारी जनता है या जिसमें हम भी सभी लोग शामिल हैं, ज्यादातर लोग शामिल हैं, हम लोग हेडलाइंस पर देखते हैं। हेडलाइंस, किसी अखबार का हेडलाइंस या किसी ने बड़े ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, उसको सुनते हैं और अपनी राय बनाते हैं, जो कि मैं नहीं कहता कि गलत है, मैं इसको गलत सही कहने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो तथ्यों से थोड़ा अलग भी होता है। तो बजट को यदि हम लोगों को ठीक से समझना है तो उसमें मेरे हिसाब से दो हिस्से में उसको तैयारी करनी होगी। पहली तैयारी तो यह है कि बजट में के दस्तावेज में जो शब्दावलियां प्रयोग में आती हैं, पहले उन शब्दावलियों का मतलब समझा जाए, उनका सिग्निफिकेंस समझा जाए, नंबर 1। फिर नंबर 2, जब बजट चाहे पेश हो जाए, चाहे पीछे के बजट को एनालिसिस के लिए हम लोगों ने देखा है, तो बजट के फिर आंकड़ों को देश के माइक्रो से लेकर के माइक्रो इकोनॉमी तक में उनके जो उनका जो एप्लीकेशन है, हाँ, दोनों लेवल पर उनको समझना होगा। और समझने के उद्देश्य से यदि मैं कहूं तो किसी भी देश का, जहां तक मैक्रो की हम लोग बात करते हैं, तो 3-4 चीजों की बात आती है। एक बात आती है कि देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जीडीपी के बारे में क्या है, उसके बाद जो ग्लोबल लेवल पर जो क्या हो रहा है उसके बारे में, और इन्फ्लेशन। ये 3-4 महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट हैं जो माइक्रो लेवल पर देखना होता है। और बाकी माइक्रो लेवल पर तो जितना हम लोग उसको डाउन द लाइन जाते जाएंगे, वो एक एक करके हम लोग उसको करते हैं। तो इन नटसेल हम यही कहेंगे कि बजट को यदि किसी भी व्यक्ति को समझना है तो पहले हम लोग उनकी टर्मिनोलॉजियों को जाने, उनके सिग्निफिकेंस को जाने, और फिर उनको व्यवहारिक रूप से आंकड़े जब सामने हो तो आंकड़ों के साथ उनके उस पैमाने पर उन आंकड़ों को मूल्यांकन करें, आंकड़ों से कुछ निकालें। ये सबसे बेहतर तरीका होगा बजट को जानने, समझने और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने का, अपनी राय बनाने का। तो बजट में कौन कौन से ऐसी शब्दावलियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको समझना बहुत जरूरी होता है? तो उन शब्दावलियों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखिए, आम बजट जो है, बजट आय और व्यय का एक तरह से कहा जाए स्टेटमेंट है। तो उसमें कुछ आय के लिए होंगे और कुछ व्यय के लिए होंगे। हम बिल्कुल लेमैन की भाषा में करते चल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी उसकी जहाँ कहीं भी जो टेक्निकलिटी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। सरकार के मामले में जैसा हमने पहले कहा, आय का और व्यय का,
तो व्यय की बात करें या चाहे आय की बात करें, तो बजट में, या चाहे सरकार का बजट हो, चाहे मैं तो कहता हूं व्यक्ति का बजट हो, घर का भी बजट क्यों ना हो, उसको बजट को आय और व्यय के हिस्से को हम लोग दो टुकड़ों में बांटे, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। घर के मामले में शायद ऐसा ना हो पाए, लेकिन एक रेवेन्यू और एक कैपिटल को हम लोग ऐसा मान लें। इन दोनों में फर्क ये है कि जब एक्सपेंडिचर हम लोग कैपिटल जिसको कैपेक्स बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कैपेक्स जो है वो कोई ना कोई एसेट क्रिएट करता है या पुरानी लायबिलिटी को मीट आउट करता है, ये कैपेक्स होगा। और रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है वो कोई एसेट क्रिएट नहीं करेगा, वो हमारा जो एक तरह से कहा जाए रनिंग कॉस्ट है, जो कि जिसके बिना हमारी व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था नहीं चल सकती है। कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा, वो रनिंग कॉस्ट है, वो रेवेन्यू में जाएगा, और जो एसेट क्रिएट कर रहा है वो कैपेक्स में जाएगा। तो सरकार के बजट में भी हम लोगों को यह देखना होगा कि रेवेन्यू रिसीट क्या है। अब रेवेन्यू रिसीट जो आ रही है, रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आएगा, टैक्स का रेवेन्यू क्या है, टैक्स में दोनों आ जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये रेवेन्यू में आएगा। उसके बाद सरकार के पास कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब सरकार को कुछ फी मिलती है, यदि सरकार ने कहीं कुछ लोन दे रखा है, निवेश कर रखा है, तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। सरकार की बहुत सी कंपनियों में स्वामित्व भी है, तो वहां से उनको डिविडेंड मिलेगा। ये सारे के सारे नॉन टैक्स रिसीट हैं, लेकिन ये रेवेन्यू के हैं, वो पीरियड विद इन ईयर का उनका रिसीट होगा। तो ये हो गए रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट सरकार का क्या हो सकता है? अब कैपिटल रिसीट में आएगा, सरकार कहीं से बोरो करे, लोन लेती है सरकारें, सरकार अपना जो निवेश है उसको बेच दे, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करे, दैट इज अगेन कैपिटल रिसीट। या मतलब ये जो मुख्य दो चीजें होंगी वो इनके हिस्से में आएगा। सरकार ने कहीं जो लोन दे रखा है, लोन का प्रिंसिपल रिपे हो जाए, सरकार का पास लोन रिपे हो जाए, ये भी उनके कैपिटल रिसीट में आएगा। तो रिसीट के दो हिस्से हो गए, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में टैक्स, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, फी, इंटरेस्ट और डिविडेंड। और इसके अंदर समरी करें तो सरकार चाहे लोन ले, लोन डोमेस्टिक भी हो सकता है, लोन फॉरेन का भी हो सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट करे, अपने जो निवेश जिन कंपनियों में लगा रखे हैं उसको डिसइन्वेस्ट कर दे, या अपना इनका जो लोन दिया हुआ लोन रिपे हो जाए, ये इनके कैपिटल रिसीट में आ जाएंगे। सिमिलरली जब एक्सपेंडिचर की बात हम लोग करेंगे तो एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, इस तरह के जो खर्चे हैं ये करने हैं, इनसे कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा, बट खर्चे हैं। और भारत जैसे देश में या ज्यादातर विकासशील देशों में इनका कंपोजिशन, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंपोजिशन टोटल एक्सपेंडिचर में काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सरकार करती है, जिसको हम लोग कैपेक्स कहते हैं। अब सरकार कोई रोड बना रही है, रेलवेज बना रही है, रेलवे अपग्रेड कर रही है, एयरपोर्ट बना रही है, डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रही है, स्कूल्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, इसमें भी खर्चा होगा। तो इन सारे खर्चों के साथ क्या हो रहा है कि कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, तो इनको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। और ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जब हम लोग बजट को देखते हैं। यदि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो एक निष्कर्ष ये निकल सकता है कि सरकार का बजट जो है, सरकार के पास जो पैसा है वो विकास के कार्यों में जा रहा है। क्योंकि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की चीजें डेवलप होंगी तो देश में रोजगार का सृजन होगा, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हम लोगों को ध्यान देना होगा जब बजट की समीक्षा कर रहे होते हैं कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैसे खर्चा किया। और कैपिटल का एक्सपेंडिचर सही मायने में कहा जाए ग्रोथ का बैरोमीटर होगा, इसीलिए सरकार कई बार प्राइवेट कंपनियों को भी कहती है को भी कैपेक्स करें। अब ये तो बात हो गई रेवेन्यू की, मतलब इनकम की और एक्सपेंडिचर की। अब कॉमन सी बात है, जहां कहीं भी यदि रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ज्यादातर विकासशील देशों में स्थिति ऐसी ही होती है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी बनाने के लिए प्लान किया उसमें खर्चे ज्यादा हैं
और रिसीट कम है, तो वैसे वाली सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट है। आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा करने का प्रावधान है। मतलब टोटल स्पेंडिंग माइनस टोटल इनकम को यदि हम लोग कर लें तो दैट विल बी कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। टोटल में मतलब रेवेन्यू भी रहेगा और कैपिटल भी रहेगा, कैपेक्स और रेवेन्यू दोनों का, इनकम का एक्सपेंडिचर का, दोनों का टोटल का जो डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। एक वर्ड हम लोग इसमें यूज करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट पर भी होगा। तो डेफिसिट का मतलब कमी। यदि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है तो रेवेन्यू में डेफिसिट है। दोनों का डिफरेंस जो होगा वो रेवेन्यू डेफिसिट है। अब यहाँ पर यह समझने की बात है कि यदि सरकार के पास रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू से रिसीट कम है तो ये एक सोचने जैसी बात होगी कि ऐसी स्थिति क्या देश के लिए अच्छा है क्या? यदि ऐसी स्थिति है कि सरकार का बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब है कि आप रोजमर्रा के खर्चे के लिए भी उधार लेने वाले हैं। तो किसी भी देश के बजट में यदि रेवेन्यू डेफिसिट जैसा फिगर दिखलाई पड़ रहा है तो ये उचित नहीं माना जाएगा। एटलीस्ट द गवर्नमेंट शुड बी इन ए पोजिशन टू सस्टेन इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट्स रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है वो, और जो बोरविंग्स है, जो कैपिटल जो रिसीट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में जाना चाहिए, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की तुलना में कैपिटल रिसीट कम हो तो ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब रेवेन्यू से अपने कैपिटल को फाइनेंस कर रहे हैं। उसके बाद एक बात आती है एक्सपेंडिचर में भी कई बार चर्चा में जो बजट में बहुत ये शब्द प्रयोग होता है कि ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर तो है लेकिन एक प्लान्ड है और एक नॉन प्लान्ड है। तो नॉन प्लान्ड को पहले समझ लें, जैसे जो आपकी मजबूरी है, जो आपको देना है, उसके लिए प्लानिंग आप करें ना करें आपको देना है। तो जो सैलरी है, पेंशन है, इंटरेस्ट है, ये जो आपको पे करना है ये आपको करना है। एक तरह से कहा जाए सरकार की कंपल्सन है कि इसको पे करना है। तो ऐसे वाले एक्सपेंडिचर को हम लोग नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहेंगे। और वैसे एक्सपेंडिचर जो आप प्लान करके कर रहे हैं, तो जितने भी डेवलपमेंटल ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर होंगे, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब पर आप प्लान करके खर्चा करने जा रहे हैं तो इनको हम लोग प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहेंगे। एक बहुत पॉपुलर शब्द है जो सब लोग जानते हैं, सरकार भी अक्सर प्रयोग करती है, बजट में काफी इसका प्रयोग होता है, वर्ड है सब्सिडी। सब्सिडी हर लोग जानता है, ज्यादातर लोग उसके लाभार्थी भी हैं, चाहे वो गैस सब्सिडी के नाम पर बहुत ही लोकप्रिय शब्द, हर लोकप्रिय शब्द है। तो सब्सिडी का अर्थ ये है कि सरकार जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे कम कॉस्ट पर, मार्केट से कम कॉस्ट पर वो यूजर को या देश की जनता को उपलब्ध करा रही है। चाहे उसमें फूड सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, एलपीजी सब्सिडी हो, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी हो, यहाँ तक कि भारत में जो रेल यात्रा होती है वो भी सब्सिडाइज्ड है। जैसा कि सरकार कहती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो टिकट जब प्रिंट करते हैं तो सरकार लिखती है कि ओनली 46% ऑफ द कॉस्ट इज रिकवर्ड। इसका मतलब कि 56 जो भी डिफरेंस है दैट इज सब्सिडाइज्ड। तो एनीथिंग व्हिच इज अवेलेबल एट लोअर देन द प्रोक्योरमेंट रेट, जो डिफरेंस होगा वो सब्सिडी है। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण शब्द हो चुका है कि ये सब्सिडी का बिल ज्यादातर लोग जो क्या कहते हैं, जो लाभार्थी हैं उनको अच्छा लगता है, जो इसके लाभ से वंचित हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है। और बहुत से देशों में, इवन जो दूसरे देश के भी लोग अपने देश में दी जाने वाली सब्सिडी पर नजर रखते हैं। जैसे ये सब्सिडी के जरिए क्या है ना कि जो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में वर्ड प्रोटेक्शनिज्म का होता है, इसके थ्रू, सब्सिडी के थ्रू अपने इंडस्ट्री के कॉस्ट को कम करके उनको प्रोटेक्शन के रूप में दिया जाता है, जो कई बार दूसरे देश इसका विरोध करते हैं कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकार कुछ अलग से सब्सिडी देके अपने यहाँ के प्रोडक्शन के कॉस्ट को, प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को घटा रही है, जो दूसरे देशों के लिए अहितकर होता है व्यापार के लिए। तो ये मोटा मोटी सब्सिडी की बात हो गई। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो टैक्स के दो क्लासिफिकेशन है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो कि एंड यूजर जो है वो खुद अपनी जेब से सरकार को देता है,
जैसे इनकम टैक्स हमारी आमदनी हुई, एक सर्टेन अमाउंट है, वो हमको उनको पे करना है। कस्टम्स वो भी डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो देना तो एंड यूजर को है, लेकिन बीच में कलेक्ट कोई और कर रहा है, तब सरकार को पहुंचा रहा है जीएसटी। हम लोग जो छोटी मोटी कोई भी चीज खरीदते हैं, सब पर टैक्स है, उसमें भी टैक्स कंपोनेंट शामिल है। चाहे बड़ी चीज खरीदें, चाहे इवन पेन खरीद लें, उसमें भी टैक्स है, बिस्किट खरीद ले उसमें भी टैक्स है, कार खरीद ले उसमें भी टैक्स है। यूजर ही उसको पे तो एंड यूजर कर रहा है, बट नॉट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ये जो उसके बीच में ट्रेडर है वो कलेक्ट कर रहा है और वो जमा करेगा सरकार के खाते में। तो जहां तो सरकार के पास में देना एंड यूजर को है, डायरेक्टली देने के बजाय किसी एक दूसरे के एक एजेंट के थ्रू उसको दिया जा रहा है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटर स्टेट का भी होगा ना। मतलब हम तो अभी केवल सरकार की बात कर रहे हैं, वो जो बाद में बजट में केंद्र का हिस्सा क्या होगा, राज्य का हिस्सा क्या होगा, वो बजट के प्रावधान में आएगा, जो डिवॉल्वमेंट ऑफ फंड कहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सरकार के पास जा रहा है, देने वाला एंड यूजर है, हम आप आम जनता है। लेकिन एक हम डायरेक्ट उनको दे देते हैं और एक किसी के वाया देते हैं। डायरेक्ट दे रहे हैं, जैसे मोस्ट पर्टिनेंट एग्जांपल इज इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है। और बाकी जैसे जीएसटी है, कुछ और जो इस तरह के जो टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, जो भी सामान खरीद रहे हैं, कस्टम्स है, एक्साइज है, मतलब इस पर उत्पाद वाला, वहां वाला वो इंटरनेशनल ट्रेड वाला कस्टम नहीं, ये जो उत्पाद को जो है, ये वाले सभी इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज भी आता होगा, एक्साइज भी इसमें आता है। जी। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स है, ऐसे देखिए तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बड़ा अनपॉपुलर है। अच्छा, और इनडायरेक्ट टैक्स है, हिडन है, हमको पता नहीं चलता। हमको मालूम है कलम खरीदनी है, 10 रुपए के कलम है, हमको नहीं मालूम कि इस 10 रुपए में 2 रुपया टैक्स है, 3 रुपया टैक्स है, हमको 10 रुपया देना है, कलम लेके आना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स फॉर गवर्नमेंट इट इज इजियर टू कलेक्ट, हिडन है ना। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स अनपॉपुलर है, बल्कि लेकिन ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसमें टैक्स कलेक्शन हुआ इनडायरेक्ट वाले में, फिर बीच में जो एजेंसी है उसके ऑनेस्टी, उसके सेटअप पर निर्भर करता है कि एग्जैक्टली उसने कितना कलेक्ट किया, फिर कैसे रेमिट किया, तमाम उसके अलग मैकेनिज्म है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हिडन है, लेकिन इजियर टू कलेक्ट है फ्रॉम द पब्लिक। और डायरेक्ट टैक्स जो है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बहुत अनपॉपुलर है। बजट में एक और वर्ड यूज होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का ठीक उल्टा है, विनिवेश। तो सरकार ने कहीं निवेश कर रखा है। निवेश हमेशा पैसे को लगाना जो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। सरकार यदि अपना ओनरशिप, अपनी जो इक्विटी को डाइल्यूट करना चाहे, हटाना चाहे, कम करना चाहे, चूंकि एक जनरल धारणा है, बहुत स्ट्रॉन्ग धारणा है आर्थिक रूप से, कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। सरकार का काम व्यापार के लिए उचित माहौल बनाना है। क्योंकि सरकार जब व्यापार करती है तो जो वो कंपटीशन के में वाले में थोड़ा अनइवन हो जाता है उसका ग्राउंड। तो सरकार कई बार ये निर्णय करती है कि नहीं, हमको यदि किसी बिजनेस में मेरा इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको डिसइन्वेस्ट करें, हम अपना इक्विटी उसमें से बेचेंगे। जैसे बहुत से वाले में डिसइन्वेस्टमेंट होता रहा है, बैंक उसके बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो सरकार जब अपना स्टेक बेचता है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन सबों को कंट्रोल, मतलब एक तरह से कहा जाए, जो बजट बनता है, बजट जैसे मैंने कहा है कि केवल विश लिस्ट नहीं है, बजट के को मैनेज करने के लिए भी एक अपने देश में फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का एक्ट है, जिसको FRBM एक्ट कहते हैं। तो बजट बनाते समय FRBM एक्ट को सरकार को ध्यान में रखना पड़ता है। और FRBM एक्ट लाया ही इसलिए गया था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे आपके, मतलब सरकार को खर्चा और आमदनी में जो फिस्कल डेफिसिट करना है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या किसी लेवल तक हम करते चले जाएंगे? क्या सरकार ऐसे भी हो सकते है कि हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगली बार हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो इस बार कुछ हम ऐसा कर दें कि उसका खामियाजा आने वाला जनरेशन, मतलब अगली सरकार भुगते, ऐसा ना हो। इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए FRBM एक्ट अपने देश में है। और चाहे राज्य सरकार के बजट बनता हो, केंद्र सरकार का बजट बनता हो, इस FRBM का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है और बजट को कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा कई बार हो जाता है बजट एस्टिमेट, बजट पेश होने से पहले अनुमान लगाया जाता है। तो
उस सभी इनकम का, एक्सपेंडिचर का, डिसइन्वेस्टमेंट का, जितने हम लोगों ने बातें की, उन सबों का सरकार एक अनुमान पेश करती है कि इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा। तो एस्टिमेट है, जैसा उसका नाम है। कई बार सरकार को रिवाइज्ड एस्टिमेट भी पेश करना पड़ता है, परिस्थितियां ऐसी यदि बदल जाए तो। और एक एक्चुअल हो जाएगा, जब एक्चुअल बजट हो गया। यूनियन बजट मतलब केंद्र सरकार का बजट, कभी कभी इंटरिम बजट भी देना पड़ता है। वो यदि यूनियन बजट मतलब जो मेन बजट है उसमें कार्य पूरा नहीं हो पाया, कुछ बजट कॉस्ट का एस्केलेशन है या कुछ और ऐसी जरूरत आन पड़ी कि मिड ऑफ द ईयर में सरकार को कोई नए खर्चे की ऐसी जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए जो बजट पेश करता हूं इंटरिम बजट है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा होती है जो आम लोगों की नजर से कई बार छूट जाती है, उसको हम लोग FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक वर्ड यूज होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हर देश की सरकार ये चाहती है कि उनके यहाँ FDI बढ़े। इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब भी चाहते हैं कि उनके यहाँ निवेश आकर के दूसरे देश वाले करें। तो FDI को हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि कोई भी विदेशी कंपनी किसी देश में, दूसरे देश में आकर के वहां के बिजनेस में भागीदारी करे, चाहे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपनी पार्टनरशिप साझेदारी बढ़ाए, उनके साथ जुड़ जाए, या आकर के अपना नया बिजनेस शुरू करे। वो टोटल बिजनेस शुरू करे, मतलब बिजनेस की वो भागीदारी है, कारोबार में भागीदारी है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल लाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है। तो इसलिए FDI पर हर सरकार का जोर होता है कि अपने देश में FDI बढ़े। तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FPI जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन में ऐसे जो फंड है, ऐसे जो एंटिटीज हैं जो बेहतर रिटर्न के लिए हमारे देश में आकर के निवेश करते हैं, स्पेशली इन स्टॉक्स, शेयर बाजार में, वो FPI है। ये का टाइम फिक्स नहीं है, अल्पकालिक भी हो सकता है, ज्यादातर अल्पकालिक ही होता है, क्योंकि जहां कहीं भी यदि दुनिया के दूसरे किसी इकोनॉमी में बेहतर रिटर्न की संभावना दिखलाई पड़ती है तो वो फंड यहाँ से ट्रांसफर होकर के वहां चला जाएगा। तो FPI जो है वो अल्पकालिक है और FDI जो है वो दीर्घकालिक है। और हर सरकार की प्राथमिकता ये होती है, खास करके विकासशील देशों की तो होनी भी चाहिए, कि उनके यहाँ FDI बढ़े। इनके आने से देश में फॉरेन निवेश आ रहा है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो उस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट पर वो प्रभाव डालता है। तो इसी के साथ जैसे मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कही, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट शब्द भी एक बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि किसी एक देश का दुनिया के अन्य देशों के साथ जो लेन देन हो रहा है, टोटल लेन देन, व्यापार के साथ साथ दूसरे भी, निवेश का भी, सर्विसेज का भी, रेमिटेंसेस का भी, इन दोनों का जो नेट रिसीट और नेट पेमेंट, हमारे देश से बाहर कितना फॉरेन एक्सचेंज गया और दूसरे सभी देशों से हमारे यहाँ कुल कितना फॉरेन एक्सचेंज आया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो स्वाभाविक सी बात है, हर कोई चाहेगा कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हो पॉजिटिव हो। इसी के साथ एक वर्ड और यूज होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन दोनों में फर्क केवल यही है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा, व्यापार का जो संतुलन है वो। तो हर कोई चाहेगा कि व्यापार का संतुलन हमारे फेवर में रहे। जैसे अभी चाइना का रिसेंटली ओवर $1 ट्रिलियन उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड आई मीन पॉजिटिव है। एक वर्ड ये यूज होता है। और कभी कभी इसके भी यूज होता है इस वाले में, हालांकि ये ज्यादातर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में आता है, वो है करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी का, कि मुद्रा का जो कि कन्वर्टेबिलिटी है, विनिमय, जो उसके विनिमयता का जो जहां तक मुद्दा है, ये भी कभी कभी बजट में चर्चा में आता है। तो इस तरह से कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द जो मुझको अभी लगभग जिनको मैं याद कर सका और सामान्य जनता को प्रभावित करता है, तो ये है। अन्य और भी जैसे आते हैं। तो बहुत शब्दों के बारे में आपने जानकारी दी। ये एक शब्द आता है शेष। शेष वो क्या होता है? शेष क्या होता है? देखिए, शेष भी एक तरह का टैक्स, एक तरह का टैक्स ही है, लेकिन सरकार उसको किसी खास उद्देश्य के लिए लगाती है। जैसे
यदि मान लिया जाए कि अभी थोड़ी देर के लिए सरकार ने कहा है कि हमको अपने देश में हेल्थ के सेक्टर में कुछ और ज्यादा निवेश करना है, तो कुछ एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स वो सेस के रूप में लगा सकती है। तो अल्टीमेटली जनता के जेब से वो पैसा तो निकलना है, लेकिन सरकार जिस मद में वो सेस लगाएगी वो उसको खर्च उसी मद में करना है। एजुकेशन के लिए यदि सेस आपने लगाया है तो एजुकेशन के मद में खर्चा करेंगे, उस पैसे को आप हेल्थ में नहीं खर्चा करेंगे, उसको आप डिफेंस में नहीं खर्चा करेंगे। तो सेस भी एक टैक्स है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है और पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जी सॉरी, जो बजट पेश होता है उसके पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, वो क्या होता है? सर्वे भी एक तरह से कहा जाए, जो हमने लोगों ने बात की, कुछ अप टू ग्रेट एक्सटेंट जो सरकार का जो अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में वो एक मूल्यांकन करते हैं, उसका एक क्या बताएं ओवरव्यू देखते हैं कि अभी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, किस दिशा में इसको ले जाना है, सरकार का लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो वस्तु स्थिति वो उनका एक सर्वे है, उसमें भी कुछ एक आंकड़े आते हैं और उसके हिसाब से अपना जो बजट पेश होता है। जो इकोनॉमिक सर्वे जो हम लोग बेसिकली होता है अपने देश का, वो कमोबेश पेश होने वाले बजट का एक वो ब्लू प्रिंट है, उस ब्लू प्रिंट को एक फाइनल प्रिंट में, लगभग उसी को फाइनल प्रिंट में कन्वर्ट करते हैं, जो सरकार के आम बजट के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जी जी। तो एक चीज और बताइए कि जो बजट पेश होता है तो उसमें सारी बातों पर मतलब सबके लिए प्रावधान होता है। वो कौन से प्रावधान, जैसे कि सामान सस्ता हो गया, महंगा हो गया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई या किसी पर टैक्स लगा दिया गया, तो ये कैसे तय होता है कि ये सामान सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया? देखिए सर, बजट को ये सस्ता और महंगा तो सीधी सी बात है, यदि सरकार ने किसी पर लगने वाले टैक्स को घटा दिया तो सामान सस्ता हो जाएगा। माने एक साधारण टैक्स के एंगल से यदि बात करें तो टैक्स का रेट, जैसे अभी उदाहरण के तौर पर जीएसटी पेश हुआ था, जीएसटी संशोधन जो हुआ था, उसमें बहुत से सामान जो 28% पहले जीएसटी लगते थे उसमें से कुछ को 18% कर दिया, कुछ को 12। यदि आपने कहने का नक्सल ये कि टैक्स रेट को घटाया तो सामान सस्ता हो जाएगा, एक बात ये होगी। यदि टैक्स रेट को बढ़ाया तो सामान महंगा हो जाएगा। बजट के हिसाब से तो साधारण सी बात ये है। तो हम लोगों को एक पहलू बजट के हिसाब से, और जो उसका इनडायरेक्ट है डिमांड सप्लाई, वो अपनी जगह पर है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि ट्रंप जी ने कहा कि हमको रक्षा बजट बढ़ानी है और पूरा 65% बढ़ानी है, अभी 900 बिलियन को बढ़ा करके 1.5 ट्रिलियन करना है। तो अब निश्चित रूप से ये लगने लगा कि रक्षा इक्विपमेंट के डिमांड बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेंगे, तो हो सकता है यदि उस अनुपात में उनकी सप्लाई न बढ़े तो मतलब दाम भी बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम ये मान के चलें कि उनकी सप्लाई बढ़ेगी तो एक दाम घटने बढ़ने की कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है। लेकिन बजट के हिसाब से टैक्स घटेगा तो दाम घट जाएगा, टैक्स बढ़ेगा तो दाम बढ़ जाएगा। तो आपने बजट के बारे में हमारे मतलब दर्शकों को अच्छे ढंग से समझा दिया और हर टेक्नोलॉजी को आपने एक्सप्लेन किया, जिससे कि बजट को समझने में लोगों को आसानी हो जाएगी। आपने टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, तो क्या इतने से जनता समझ लेगी बजट को? नहीं, बिल्कुल नहीं समझेगी। ये तो बिल्कुल परिभाषा की बात हो गई। बजट को समझने के लिए अब हम लोगों को या जनता को इन शब्दों के अर्थ का जो इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना होगा। जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया, कैपिटल रिसीट बता दिया, तो केवल परिभाषा तो जान ली, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब तक हम लोग डिटेल में बात करेंगे या और जो इसमें जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज किए हैं इनका सिग्निफिकेंस विद उदाहरण के साथ जब हम लोग करेंगे तो अब जनता या हम लोग बजट को हेडलाइंस से अलग हट करके तटस्थ रूप से अपने बौद्धिक स्तर के हिसाब से हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और हम लोग उसको समझ सकते हैं। अन्यथा हम लोग विल बी कैरिड अवे बाय द हेडलाइंस, जो न्यूज इधर उधर आते हैं उनसे।
तो अगला जो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वाला एस्पेक्ट है, हम लोग इसको अगले एपिसोड में कवर करें तो हमारे समझ से ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, अगले एपिसोड में कि इसका इम्प्लीमेंट जो टर्मिनोलॉजी आपने बताया उसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है, जिससे कि आप जनता को आम बजट समझने में सहायता मिल सके। जी बिल्कुल, अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किए बजट के बारे में। दोस्तों, आप अभी देख रहे थे कि आम बजट कैसे तैयार होता है और वह है क्या, इसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिली है और इस जानकारी को ध्यान में रखकर तब आप बजट की समीक्षा कीजिएगा, बजट को देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।